अच्छा, चैट जीपीटी फॉर वेब डेवलपर्स। अगर आप वेब डेवलपर हैं, फ्रीलांस वेब डेवलपर हों या आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, हम चैट जीपीटी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने कामों में, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने में, अपने करियर में आगे जाने के लिए, और जो है हम किस तरह जो है दूसरों से कम्पीट करने के लिए, उनसे बेहतर अपने आप को करने के लिए हम किस तरह एआई या चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में बताऊँ। अच्छा, जब मैंने पहली दफ़ा चैट जीपीटी का नाम सुना ना, तो मुझे लगा कि क्या मतलब एक चैटबॉट है। चैटबॉट तो बहुत पुरानी चीज़ है। मतलब एक दिन मैंने सोशल मीडिया खोला तो हर वक्त चैट जीपीटी, हर जगह चैट जीपीटी। मैंने कहा क्या मसला है ये, मतलब कि चैटबॉट के पीछे लोग इतना क्यों पागल हैं, तो कोई नई चीज़ है नहीं। अच्छा, फिर किसी ने बताया कि वो कंटेंट लिख लेता है। मैंने कहा कि वो तो जैस्पर एआई है और क्लोजर्स कॉपी इस तरह की जो टूल्स हैं वो भी लिख लेते हैं, तो उसमें क्या बात है। फिर किसी ने बताया कि भाई वो आप इसको चैट में बताओगे कि मुझे ये लिखवाना है तो वो ये लिख लेता है। मैंने कहा आखिर एंड में आर्टिकल ही लिखता है ना। तो खैर मैंने भी इसको सीरियस बिल्कुल भी नहीं लिया, और मैं अपने काम में बहुत बिजी भी होता था, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था। एक्स्ट्रा टूल्स वगैरह इस तरह के जो आते थे तो उन पर इतना टाइम स्पेंड करने के लिए इतना टाइम मुझे मिलता नहीं था। तो फिर एक दिन ये हुआ कि एक क्लाइंट था, उसने मुझे कहा कि उसे चैट जीपीटी इंटीग्रेट कराना है अपनी वर्डप्रेस साइट पे एपीआई के थ्रू। तो वो दिन था जब मैंने चैट जीपीटी, और आगे से जनवरी में ही हुआ है, ठीक है, जनवरी के एंड में मैंने फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी यूज़ किया, और फिर तब मेरी आंखें खुली कि भाई ये चीज़ तो कुछ और ही है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि एआई जो है वो किस तरह जो है हमारी जो है आगे की जो दुनिया है उसको बदल सकती है, और जो एआई को यूज़ नहीं करेगा वो किस तरह पीछे रह सकता है। आप ये जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, अगर ये चैट जीपीटी एआई टूल्स ना होते तो ये वीडियो या ये यूट्यूब चैनल भी अभी नहीं बना होता, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट लिखने में, रिसर्च करने में मैनुअली आपको टाइम लगता है, और मेरे पास ना टाइम तो था नहीं, तो मैं तो ये कभी कर नहीं पाता या काफ़ी टाइम के बाद कर पाता। तो ये जो चैनल देख रहे हैं, इतनी वीडियोस देख रहे हैं, ये सब भी एआई की ही वजह से है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उसने अगर मेरी जो है, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव देख रहे हैं आजकल, तो वो भी चैट जीपीटी एआई की वजह से। वो किस तरह मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको भी पता चले कि मैं कौन से प्रॉम्प्ट्स यूज़ करता हूँ, किस किस जगह चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे इससे किस तरह फ़ायदा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं पहले मैं जब भी कुछ राइट करता था तो फिर उसको हम नॉर्मली ऐसा करते थे, वर्डप्रेस कह रहा हूँ, एमएस वर्ड में लिखते थे, फिर उसको प्रूफ रीड करते थे, अपनी मिस्टेक सही करते थे, टोन देखते थे कि भाई जो हम कहना चाह रहे हैं वो वही चीज़ मतलब कि समझ में आ रही है, पढ़ने वाले को वही चीज़ समझ में आएगी कि नहीं आएगी। फिर ग्रामरली में जाते थे, उसे वहाँ पे डालते थे, फिर अपनी करेक्शंस करते थे, मतलब एक लंबा प्रोसेस मेरा होता था। तो अब मैंने प्रीमियम ग्रामरली का भी लिया था। अब ये है कि चैट जीपीटी को मैं बोलता हूँ कि भाई ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी ग्रामर चेक कर लो और मुझे इसका जो करेक्ट जो है वर्जन है वो दे दो। तो मुझे ग्रामरली यूज़ नहीं करना पड़ता, और मैं चैट जीपीटी को एज ए ग्रामर चेकर उसको यूज़ करता हूँ। एक ये मेरा जो है वो यूसेज है। दूसरा है, मैं रिसर्च वर्क के लिए यूज़ करता हूँ। अगर कोई चीज़ क्लाइंट मुझे नहीं पूछता है कि भाई ये चीज़ कैसे होगी, या जो है वो मतलब ये चीज़ किस तरह काम करती है मुझे नहीं पता होता, मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि भाई तुम बता दो कि ये किस तरह काम करती है, और मैं आगे जो है वो क्लाइंट को क्या रिस्पॉन्ड करूँ। रीराइटिंग माय ओरिजिनल टेक्स्ट। अच्छा, चैट जीपीटी से मैं जो भी चीज़ पब्लिश करता हूँ ना सोशल मीडिया पे, या क्लाइंट्स को रिप्लाई करता हूँ, या जो भी करता हूँ, तो मैं टेक्स्ट अपना लिखता हूँ, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा, लेकिन टेक्स्ट मेरा अपना होता है। उसमें मैं चैट जीपीटी को ये बोल देता हूँ उसको रीराइट कर दो किसी टोन में, इसको अगर मुझे फ़नी टेक्स्ट लिखना है तो उसको फ़नी कर दो, अगर मुझे जो है वो जो है कन्विंसिंग करना है टेक्स्ट को कन्विंसिंग कर दो, या मुझे जो है वो एक अथॉरिटेटिव करना है वो कर दो। तो इस तरह मैं उससे अपना टेक्स्ट रीराइट करवा लेता हूँ। ऑन सम ओकेजन, ज़्यादातर तो मैं इसको ग्रामर चेक ही करवाता हूँ। अच्छा, एक्सप्लेनिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट, ये मैंने एक दो दफ़ा किया था। क्लाइंट ने
कुछ मतलब कि कोई टास्क भेजा था और उसकी इंग्लिश ऐसी थी कि मुझे कुछ मतलब कि कंफर्म नहीं हुआ कि वो आखिर क्या कह रहा है। तो मैंने सोचा कि चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, या उससे समझ में आता है। ना सिर्फ चैट जीपीटी को समझ में आ गया, उसने मतलब ये भी बता दिया कि वो आखिर ऐसा क्यों चाह रहा है। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, और मैंने तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये इस चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करें अच्छी तरह तो हमें काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइंट्स, कभी क्लाइंट को ईमेल करता है, उसको रिस्पॉन्ड करना होता है, तो मैं कभी बहुत कम, लेकिन चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ कि भाई इसको मैं क्या रिस्पॉन्ड करूँ। एक लाइन में जैसे मुझे इसको रिस्पॉन्ड करना है, तो मैं किस तरह अपना टेक्स्ट दे देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि इसको मतलब समराइज़ कर दो एक लाइन में क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो इसके लिए भी यूज़ करता हूँ। राइटिंग कोड, लेट्स से कि मैं इसमें ये एक मैंने अभी लेटेस्ट ये किया था कि एक एपीआई थी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन थी, तो अब वो काफ़ी लंबी डॉक्यूमेंटेशन थी। अब मैंने सोचा मैं इसको पढ़ूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें। तो फिर मैंने चैट जीपीटी, मेरे पास चैट जीपीटी प्लस है, तो मैंने उस प्लस में जो इसको यूआरएल दे दिया डॉक्यूमेंटेशन का कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसको पढ़ो और मुझे ये कोड लिख के दो, और उससे कुछ 1 या 2 1 मिनट भी लगा होगा उससे मेरे ख्याल में मुश्किल से, और उसने मुझे कोड लिख के दे दिया। तो वो भी काफ़ी एक इम्प्रेसिव चीज़ थी, इसके बारे में भी मैं आपको आगे अभी बताऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा, चैट जीपीटी को यूज़ करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जिस तरह एक इंसान से बात करते हैं ना, जिस तरह आप चैट करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही बात करनी है। बिल्कुल उसको इंसान समझ कर ही बात करनी है, ठीक है? इसमें कुछ आपको कोड नहीं लिखना, कोई एल्गोरिथम नहीं लिखना, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि हम इसी तरह कोई बात करेंगे तो फिर वो समझेगा। बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह जब आप बात करते हैं ना, उसी तरह करें। अच्छा, दूसरा पॉइंट है ना, वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि इतना आप एक चीज़ को हम जो है हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो हम उसकी एक आदत हो जाती है, एक तरह से नशा हो जाता है, हम एडिक्ट हो जाते हैं, और फिर वो चीज़ हमसे जब छूट जाती है, हमसे छीनी जाती है, तो फिर हमें काफ़ी मसला होता है। तो ये रीज़न है कि मैं जो चैट जीपीटी को जो भी चीज़ें मैं पब्लिश करता हूँ ना, वो मैं खुद ही लिखता हूँ चैट जीपीटी से। मैं सिर्फ करेक्शन करवाता हूँ, मैं चैट जीपीटी को पूरी चीज़ लिखने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि मैं अपनी क्रिएटिविटी लूज़ नहीं करना चाहता, अपना थॉट प्रोसेस लूज़ नहीं करना चाहता। ऐसा ना हो कि कल चैट जीपीटी ना हो तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरी तो इतनी आदत हो जाएगी कि मैं तो फिर कुछ सोच ही नहीं पाऊँगा कि मैं क्या करूँ? फिर मेरा हर चीज़ अगर चैट जीपीटी पे रिलाय करना शुरू कर दिया, तो फिर फिर आपकी एक तरह से सोचने की जो है वो जो क्या ताकत खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से चैट जीपीटी पे इतना आप रिलाय मत कीजिएगा। उसको एक असिस्टेंट रखें, उसको पूरा मतलब कि अपना जो है कि मतलब अपनी रिप्लेसमेंट ना बनाए कि बस अब चैट जीपीटी है वही मेरे लिए सारे काम करेगा। इट्स योर असिस्टेंट, और उस पे आप जो है वो एक असिस्टेंट की तरह रिलाय करें। आप इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है? तो अपनी ऐसा ना हो कि आपकी अपनी जो है सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाए और सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से करवाओ। कल अगर कुछ हो गया, चैट जीपीटी नहीं है, तो फिर तो आपकी तो एक तो हैबिट छूट गई कुछ सोचने की, कुछ करने की। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि एआई जो है वो हमारी जॉब्स ले लेगा फ्यूचर में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चैट जीपीटी से आप जो भी बात करेंगे, जो भी करवाएँगे ना, वो तभी आप करवा सकते हैं जब आपको खुद उस सब्जेक्ट के बारे में पता होगा। आप उसको क्या मतलब उसको आप क्या बोलेंगे चैट जीपीटी को कुछ भी करने के लिए, जब आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा। अगर आपको कोड लिखवाना है, तो उससे कोड मतलब उसको आप कुछ बोलेंगे ना कि भाई इस तरह कोड चाहिए, तो वो आपको तभी मालूम होगा जब आप सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे। जब आपको खुद आती होगी कोडिंग, तभी आप चैट जीपीटी को बोल सकेंगे। तो इस तरह बिल्कुल नहीं है कि एआई आपकी जॉब ले लेगा, नहीं। जो शख्स एआई यूज़ करेगा, वो आपके लिए खतरा है। अगर आप एआई यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूसरा आपका कंपेटिटर वो एआई यूज़ कर रहा है, तो फिर वो आपके लिए खतरा है। ठीक है? तो आप अपने सब्जेक्ट जो भी है अपने स्किल में, उसमें आप एक्सपर्ट बने। ठीक है? आप एक्सपर्ट बन जाएँगे तो फिर चैट जीपीटी के आपके लिए बहुत सारे काम आसान कर देगा। इट्स जस्ट अ टूल, ठीक है? रिप्लेसमेंट नहीं है, ये आपकी टूल है आपकी चीज़ों को एनहांस करने के लिए। अच्छा, आउटपुट जो चैट जीपीटी देता है ना, आप वो 100% उस पे आप रिलाय नहीं कीजिएगा कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है? काफ़ी चीज़ें गलत होती हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी वो आउटपुट दे रहा है, उसको रीड करें कि भाई उसने सही लिखा है, कुछ उसमें गड़बड़ तो नहीं है। काफ़ी चीज़ें वो डुप्लीकेट कर जाता है। एक ही चीज़ वो दूसरे वर्ड्स में बताता है। एक वर्ड में मतलब एक सेंटेंस में वही चीज़ बता रहा है, फिर दूसरे सेंटेंस में उसको रिफ्रेश करके सेम चीज़ बोल रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको, अगर आप पब्लिश कर रहे हैं या किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, तो हमेशा रीड करें उसे, उसको समझें कि वो सही बोल रहा है।
अगर आप फैक्ट्स और फिगर्स उससे निकलवा रहे हैं तो मुझे फलां चीज़ के फैक्ट्स और फिगर्स हो, तो हम गूगल पे भी इसकी रिसर्च कर लें एक दफ़ा कि उस चीज़ें सही आ रही हैं कि नहीं, यानी कोई काफ़ी दफ़ा वो ये गलत भी बताता है, ठीक है। और चैट जीपीटी को आप जो भी कुछ करने के लिए बोलते हैं ना, तो अक्सर वो हो सकता है, ऐसा होता है कि वो कभी आपकी इंस्ट्रक्शन नहीं समझता और कुछ अपनी ही वो चीज़ लेके आ जाता है, तो उसमें कोई आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। उसको आप करेक्ट करेंगे ना कि भाई मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था, तो वो समझ जाता है और आपको फिर करेक्ट रिस्पॉन्स भी देता है। तो जैसे कि अभी फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया ना कि इससे आप इसी तरह बात करें जिस तरह आप एक इंसान से करते हैं, और उसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है चैट जीपीटी को यूज़ करना। अच्छा, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बताऊंगा कि यूज़ केसेस, अपने रियल यूज़ केसेस कि मैं ने किस किस तरह इस चीज़ चैट जीपीटी को यूज़ किया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, एक दफ़ा मेरे पास मेरा क्लाइंट आया और उसने कहा कि मुझे जो अपनी साइट है ना, उसकी साइट वूकॉमर्स पे बनी हुई थी, तो उसने कहा कि मुझे अपनी साइट वूकॉमर्स से शॉपिफ़ाई पे शिफ्ट करनी है, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं ना वो सब शॉपिफ़ाई पे जा रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं वूकॉमर्स वर्डप्रेस का बंदा हूँ, ठीक है, मेरा उस पे ज़्यादा हाथ साफ़ है, और शॉपिफ़ाई पे वो अगर जाता तो जो उसकी कस्टमाइज़ेशंस हुई थी अपनी साइट पे करंट पे, वो एज़ इट इज़ रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है शॉपिफ़ाई पे कस्टमाइज़ेशन, आपको पता है कि उनका सिस्टम है, उसमें आप जो है बैकएंड पे तो कुछ कर नहीं सकते, आपको ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, उनका फिर मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं, तो उसका खर्चा भी ज़्यादा हो जाता। और ज़ाहिर है मैं वो कॉमर्स का मेरा ज़्यादा हाथ साफ था, तो मैं मेरे लिए भी एक सरदर्द बन जाता कि उसके फिर मसले होते बहुत सारे फ्यूचर में, और फिर फिक्स करने पड़ते, उसका बिजनेस भी एक तरह से जो है वो मतलब अफेक्ट करता, ठीक है। तो मेरी मेरी जगह कोई और डेवलपर होता तो वो तो कहता कि जी जी बिल्कुल आएँ, हमको शॉपिफाई में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो नया प्रोजेक्ट होता, उसके ज़ाहिर उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती। लेकिन मैं जो है उस तरह नहीं करता काम। मैं जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है मेरे पास, मैं हमेशा पहले देखता हूँ कि उसकी रिक्वेस्ट उसके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये इसको फ्यूचर में फ़ायदा नहीं देगी, नुकसान देगी, तो मैं इसको फिर बता देता हूँ कि भाई ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसको ना करो, चाहे उसमें मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, ठीक है। मेरे ख्याल में इस तरह मैंने कोई $50,000 से ऊपर मैंने इस तरह गंवाए होंगे अपने। इस तरह की मेरे पास बहुत सी चीज़ें आई हैं जो मैंने नहीं की, क्योंकि वो क्लाइंट के लिए मुझे सही नहीं लगी, तो मैंने क्लाइंट को बताया कि भाई ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो अब मसला है कि उसे कन्विंस कैसे करूँ, ठीक है, क्योंकि अब शॉपिफाई पे नहीं, बुरा नहीं है शॉपिफाई, लेकिन अगर आप एक डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं तो बेहतर ये कि आप अपने एक सिस्टम पे काम करें जो आपके कंट्रोल में हो, ठीक है। उस वर्डप्रेस में जा रहे बहुत सारे फ्री प्लगइन्स होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर पेड प्लगइन भी लेना है तो वो एक टाइम कॉस्ट होती है, या कस्टमाइजेशन कोई छोटी मोटी होती है आप डेवलपर से करा सकते हैं। शॉपिफाई पे वही चीज़ उसमें टाइम लग जाता है, या फिर काफ़ी उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, फिर आप ऐप्स ढूंढते हैं, वो कोई चलती है कोई नहीं चलती, फिर मतलब काफ़ी मसले होते हैं उसमें। अगर आपका डेवलपर नहीं है, आप चाहते हैं मैं खुद ही चीज़ें करूँ, तो फिर वो शॉपिफाई का एक तरह से आपके लिए अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप डेवलपर है तो फिर वो एक सेंस नहीं बनता कि भाई आप शॉपिफाई पे जाएँ, आप फिर जो है वो अपना ही सिस्टम, आप पूरी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, आपकी होस्टिंग होगी, सब कुछ आपके पास होगा। तो खैर प्रोज एंड कॉन्स होते हैं दोनों के। अच्छा, तो अब मैंने फिर सोचा कि ठीक है, मैं वो कॉमर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, इसको उसी पे रखना है, लेकिन मैं इसको किस तरह कन्विंस करूँ कि भाई यही तुम्हारे लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो फिर मैंने ये किया, मैं गया जी चैट जीपीटी के पास और मैंने उससे पूछा, तो मैंने इससे ये पूछा कि प्लीज टेल प्रोस एंड कॉन्स ऑफ शॉपिफाई वर्सेस वूकॉमर्स विद हैवी बायस टुवर्ड्स वूकॉमर्स। मतलब मैंने उसे कहा कि प्रोस एंड कॉन्स बताओ, लेकिन जो है ना वूकॉमर्स की थोड़ी सी तारीफ ज़्यादा कर दो, ठीक है। तो वो आगे मैंने इसकी रीज़न भी लिखा कि आई वांट टू कन्विंस द क्लाइंट दैट स्टिकिंग टू वूकॉमर्स इज द बेस्ट ऑप्शन, ही वांट्स टू स्विच टू शॉपिफाई बिकॉज ही सेज अ लॉट ऑफ बिग नेम्स इन हिज वर्ल्ड आर यूजिंग शॉपिफाई। अच्छा, उसने रिस्पॉन्ड तो दिया चैट जीपीटी ने, लेकिन उसने प्रॉस वो कॉमर्स के अलग लिखे और कॉन्स शॉपिफाई के अलग लिखे। मैं ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कोई एक ही सेंटेंस में ये बताया कि भाई वो कॉमर्स क्यों बेहतर है और शॉपिफाई उसी चीज़ से रिलेटेड वो क्यों बुरा है। तो फिर मैंने अपना प्रॉम्प्ट चेंज किया, मैं नीचे आ गया, मैंने कहा भाई प्लीज टेल डिफरेंस बिटवीन शॉपिफाई एंड वो कॉमर्स विथ हैवी बायस टुवर्ड्स
वूकॉमर्स, मतलब वूकॉमर्स की तरफ ना तुम ज़्यादा वो थोड़ा अपना झुकाव करो, उसकी तारीफ ज़्यादा करो। अच्छा, फिर उसने जो रिस्पॉन्स दिया ना वो अच्छा दिया। उसने बताया कि भाई प्लेटफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी में वूकॉमर्स क्यों बेहतर है और शॉपिफाई क्यों बेहतर नहीं है, ऑनरशिप एंड कंट्रोल में वूकॉमर्स क्यों बेहतर है, शॉपिफाई क्यों बेहतर नहीं है। फिर उसने कॉस्ट के बारे में बताया, फिर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के बारे में बताया, फिर उसने बताया कि स्केलेबिलिटी वूकॉमर्स में क्यों बेहतर है, फिर एसईओ कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताया कि वूकॉमर्स क्यों बेहतर है, शॉपिफाई क्यों नहीं है, फिर कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बताया। अच्छा, उसने 60 पॉइंट्स बताया, तो मैंने कहा कि मैं 10 टोटल ऐड कर लेता हूँ। तो फिर मैंने बताया कि प्लीज़ टेल 3 मोर डिफरेंसेस। उसने 4 दे दिए। चलो ठीक है। फिर उसमें मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो मैंने कहा भाई प्लीज़ ऐड 1 मोर। उसने एक और ऐड कर दिया, उसमें भी मज़ा नहीं आया मुझे। मैंने कहा भाई प्लीज़ ऐड 1 मोर प्लीज़। उसने फिर से ऐड कर दिया। आप देखें मैं ऐसे जो चैट कर रहा हूँ बिल्कुल एक आम इंसान की तरह कर रहा हूँ, कोई इसमें मैं कोड वोड नहीं लिख रहा, ठीक है। फिर मैंने कहा 1 मोर प्लीज़। उसने एक और ऐड कर दिया। फिर मैंने इनमें से 10 जो अच्छे थे, जो मतलब कि रिपीटेशन नहीं हो रही थी, जिनमें बिल्कुल यूनिक थे, वो मैंने कॉपी किए, वो उसको थोड़ा सा फॉर्मेट किया और मैंने क्लाइंट को भेज दिए। और क्लाइंट ने पढ़ा और वो कन्विंस हो गया कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो कॉमर्स मेरे लिए बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन है। और वो फिर वो कॉमर्स पे अभी वो रुक गया, अब वहीं वहीं पे उसकी साइट है। तो इस तरह मैंने क्लाइंट को कन्विंस कर लिया कि भाई तुम्हारे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है। मैं इजीली उसको शॉपिफाई पे शिफ्ट कर देता, बहुत सारे डॉलर कमा लेता, लेकिन दिस इज नाउ नॉट हाउ आई वर्क। तो इस तरह आप अगर क्लाइंट को आपको किसी भी चीज़ पे कन्विंस करना है, तो आप इस तरह जो है वो प्रॉम्प्ट लिखकर जिस चीज़ पे कन्विंस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई शॉपिफाई पे वो चला जाए, तो आप इसको रिवर्स कर देंगे, भाई प्लीज टेल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ शॉपिफाई विद हैवी बायस टुवर्ड्स शॉपिफाई। अच्छा, हम चैट जीपीटी को एज ए ट्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको उससे कुछ चीज़ सीखना है, तो आप उससे एज ए टीचर यूज़ करें, उससे आप कोई भी सवाल पूछें। जैसे कि हम डेवलपर्स होते हैं, वो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है उनको हमेशा कंफ्यूज करती हैं। तो जैसे कि मुझे एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी थी किसी वेबसाइट के लिए, तो मैंने लिख ली और मैंने चैट जीपीटी से जाकर नीचे ना कंफर्म कर लिया कि भाई इसके बोला कि एक्सप्लेन दिस रेजेक्स या रेगुलर एक्सप्रेशन। और उसने जो है मुझे नीचे एक्सप्लेन कर दिया कि भाई क्या क्या किस किस पार्ट का क्या क्या मतलब है। और मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ जो मैं करना चाह रहा हूँ वो जो है बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और ऊपर मैंने ये मुझे थोड़ा कैप्चरिंग ग्रुप्स के बारे में अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी थी, तो मैंने बताया कि भाई कुछ एग्जांपल्स दे दो कि रेगुलर एक्सप्रेशन विच कैप्चरिंग ग्रुप्स। तो उसने मुझे बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी। फिर मैंने बोला कि एस्टेरिस्क के साथ भी एग्जांपल्स मुझे दे दो, तो उसने वो भी मुझे एग्जांपल्स दे दी। तो इस तरह आप जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में जो आप भूल गए हो, आपको मेमोरी रिफ्रेश करनी हो, या आपको इस तरह जो है कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप इस तरह चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मेरे पास क्लाइंट आया, उसने मुझे कहा कि उसके पास एक उसका क्लाइंट आया था, वो कह रहा था कि मुझे टास्क रैबिट जैसी साइट बनानी है। अच्छा, उसे पता नहीं था कि वो समझ रहा था कि ये मेरा जो आइडिया है वो यूनिक है, इस तरह की कोई साइट बनी नहीं हुई है। लेकिन उस तरह की साइट्स टास्क रैबिट और इस तरह की और साइट्स बनी हुई थी। टास्क रैबिट जी एक फ्रीलांसिंग साइट है उसमें, लेकिन उसमें फिजिकल लेबर इन्वॉल्व होता है। तो उसे पता नहीं था। क्लाइंट जो मेरा है वो कह रहा है कि यार ये तो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, उसको आइडिया ही नहीं है कि भाई इसका कंपटीशन जो है वो कितनी बड़ी साइट से होगा, तो हम क्या करें। तो मैंने कहा कि इससे हम क्वेश्चंस कुछ पूछ लेते हैं कि भाई ताकि इसको भी अंदाज़ा हो जाए कि स्कोप जो है वो जिस चीज़ को बनाना चाह रहा है उसका स्कोप कितना बड़ा है, उसमें कितनी कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ताकि फिर उससे शायद अंदाज़ा हो कि वो जो चीज़ करवाना चाह रहा है वो इतना मतलब कि सिंपल नहीं है, और जो है इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और इस तरह की जो है वो चीज़ें जो है ऑलरेडी बनी भी हुई हैं जो वो समझ नहीं रहा था। तो मैंने कहा इसको हम क्वेश्चंस बहुत सारे भेज देते हैं इससे रिलेटेड, ताकि फिर इसको पढ़ के अंदाज़ा हो कि ये जो चीज़ इतनी सिंपल समझ रहा है इतनी है नहीं। तो फिर मैंने वही, जब मैं खुद लिखता तो मुझे टाइम लग जाता, तो मैंने वही कि चैट जीपीटी से फिर से पूछा कि भाई अ क्लाइंट वांट्स मी टू क्रिएट अ वेबसाइट लाइक टास्क रैबिट, व्हाट क्वेश्चंस शैल आई आस्क हिम टू लॉक द स्कोप ऑफ वर्क। तो फिर उसने इतने मुझे सवाल भेज दिए
कि what is the purpose of the website? Is it to connect user with service providers? It's like TaskRabbit, what specific goal do you want to achieve with this website? Increasing the number of complete tasks, user satisfaction, functionalities के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होंगी, मैसेजिंग सिस्टम होगा, पेमेंट इंटीग्रेशन, रिव्यूज रेटिंग्स, ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, और एडिशनल चीज़ें कौन सी होंगी, यूज़र परमिशंस, कौन इसमें यूज़र रोल्स क्या होंगे, और जो है डिज़ाइन प्रेफरेंसेस तुम्हारे क्या हैं, और तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल वेबसाइट्स हैं कि नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें फिर हमने उसको बेच दी, ताकि फिर उसको फिर रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ करवाना चाह रहा है वो मतलब कि उसका बजट से काफ़ी बाहर है, और ऑलरेडी जो है वो इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। तो फिर उसको जो है वो एक तरह से जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इस तरह जो है वो चीज़ें जो है वो जो बनाना चाह रहा है वो मतलब उसमें काफ़ी मतलब उसको खर्चा करना पड़ेगा, और काफ़ी इसको चीज़ें सोचनी पड़ेंगी अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, फिर जो है वो सपोर्ट कैसे देगा उसके बारे में, लीगल इश्यूज़ भी होंगे उसमें उसके बारे में। तो इस तरह उसको एक क्वेश्चन देकर अंदाज़ा हो गया। अगर मैं इसको मैनुअली रिसर्च करता तो मुझे बहुत टाइम लग जाता। मैंने बस चैट जीपीटी से रिसर्च करवाई, और वो क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस तो नहीं थे एज़ इट इज़ जो आप देख रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस थे। वो प्रॉम्प्ट अभी मेरे पास सेव नहीं है। वो कोई 30 के करीब कोई लंबे क्वेश्चंस थे। तो वो मैंने उसे भेज दिया, और उससे फिर जो जिस अपने क्लाइंट को मैंने भेजा वो तो बहुत खुश हो गया कि भाई ज़बरदस्त, तुमने क्या ज़बरदस्त सवाल भेजे। और फिर उसने फिर अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया, तो उसको भी फिर बात समझ में आ गई कि ये जी जो प्रोजेक्ट वो बनवाना चाह रहा है उसका स्कोप क्या है, और मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी चीज़ है। एक दफ़ा क्लाइंट ने मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी डोमेन्स की, और मुझसे पूछा कि भाई मैं इन डोमेन्स को सेल करना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम बताओ कि इसको मुझे सेल कर देना चाहिए या पहले मैं वेबसाइट्स बनाऊँ और फिर इनको सेल करूँ। और फिर दूसरी इसने चीज़ बोली थी कि भाई एफ़िलिएट मार्केटिंग के बारे में, कि मैं एफ़िलिएट जो है वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। तो क्या मैं एक ही वेबसाइट बनाऊँ, सारी चीज़ें पूरा फ़ोकस उसी वेबसाइट पे रखूँ, या मैं एक मेन वेबसाइट बनाऊँ और जो फिर मिनी वेबसाइट बनाकर उनको मेन के साथ लिंक कर दूँ। अच्छा, इसका रिस्पॉन्स तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैंने कहा कि यार कौन इतना बड़ा लिखे। मैंने चैट जीपीटी को बोला भाई क्लाइंट सेंड मी बिलो, प्लीज़ राइट मी एन ईमेल टू रिस्पॉन्ड टू हिम। बस इतना सिंपल सा ईमेल मैंने पेस्ट कर दी, और उसने इतना जो है रिस्पॉन्स लिख दिया। अब मैंने पूरा एज इट इज़ नहीं भेजा, मैंने सिर्फ यहाँ से लेकर, बस आप समझिए ये, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी करके इसको भेज दिया, और उसको बात समझ में आ गई, और फिर उसने फिर आगे और फिर डिस्कशन अभी हमारी चल रही है। लेकिन ये कि इतना मैं फिर सारा लिखता, उसको समझाता कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, डोमेन्स जो है वो स्टैंड अलोन सेल करने का क्या फ़ायदा नुकसान है, अगर वेबसाइट के साथ बनाओगे तो क्या फ़ायदा नुकसान है। तो वो तो मुझे पता था क्या करना है, लेकिन चैट जीपीटी ने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उसी तरह उसको लिख के मुझे दे दिया, और मैंने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके उसको भेजा, क्योंकि उसने बिल्कुल सही लिखा था, जो मैं चाह रहा था लिखना वही उसने चीज़ लिखी। तो आप इस तरह जो है अपने क्लाइंट्स को, आपका मूड नहीं हो रहा खुद लिखने का, रिस्पॉन्ड करने का, तो आप इस तरह चैट जीपीटी से जो है वो लिखवा के उसको थोड़ी बहुत एडिट करके ज़रूरत पड़ती है, तो अपने क्लाइंट को इस तरह आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, हम चैट जीपीटी से ग्रामर करेक्शन किस तरह करवा सकते हैं? अच्छा, ये मेरा ओरिजिनल रिस्पॉन्स था, मेरे एक टीम मेंबर ने मुझसे कुछ पूछा था, तो मैंने जल्दी से मतलब रिस्पॉन्स लिखा, लेकिन मैंने फिर चैट जीपीटी से इसको करेक्ट करवा लिया कि कहीं कोई ऐसी चीज़ उधर उधर ना हो जाए कि वो टीम मेंबर कोई गलत समझे, इसलिए तुम इसको ग्रामर इसकी करेक्ट कर दो। और इसने जो इसकी करेक्ट कर दी, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वो उसने इसको थोड़ा-सा बेहतर कर दिया, और मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके अपनी टीम मेंबर को भेज दिया। तो इस तरह आप को मैं पहले मैं ये करता था कि वही ग्रामर मैनुअली पहले पहले लिखते थे, फिर उसको खुद से प्रूफ रीड करते थे, फिर ग्रामरली आई उसमें फिर हमने डालना शुरू किया, वहाँ से करेक्शन की। अब ये है कि मैं बस सिंपल जो भी मुझे मतलब मैं जो भी लिखता हूँ उसमें मुझे थोड़ा-सा भी जो है वो होता है कि भाई इसमें ग्रामर का थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है, तो मैं चैट जीपीटी को देता हूँ, वो उसको बोलता हूँ कि भाई प्लीज़ करेक्ट ग्रामर, वो मुझे करेक्ट करके दे देता है, और मैं इसे एज़ इट इज़ फिर आगे भेज देता हूँ। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है
क्लाइंट ने मुझे टास्क भेजा था कि प्लीज़ एडिट द होम पेज सेक्शन शोन इन द अटैचमेंट टू हैव फ्लिप ओवर टेक्स्ट ऑन द फ्रंट ऑफ ईच फ्लिप कार्ड एट द बॉटम। अच्छा, वेबसाइट थी, उसमें जो है फ्लिप बॉक्सेस थे कि आप माउस ओवर करते हैं तो फ्लिप हो जाता है और जो उसके कार्ड के पीछे का टेक्स्ट वो शो हो जाता है। तो इसने लिखा था कि टू हैव फ्लिप ओवर टेक्स्ट ऑन द फ्रंट ऑफ ईच फ्लिप कार्ड। तो मुझे पढ़ने पे पहले ऐसे लगा कि जो टेक्स्ट आप जो माउस ओवर करते हैं जो टेक्स्ट आता है पीछे से बैक से जो फ्रंट पे आता है उसको वो फ्रंट पे लेके आना चाह रहा है और फ्रंट को बैक पे लेके आना चाह रहा है। तो मुझे वो मतलब कि कंफर्म नहीं हुआ कि आखिर क्या चाह रहा है। तो फिर मैंने चैट जीपीटी को कहा कि भाई प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट द क्लाइंट इज ट्राइंग टू से हियर। उसको फिर मैंने ये आगे इसका टास्क दे दिया और फिर चैट जीपीटी ने भाई मुझे समझा दिया कि वो आखिर क्या कह रहा है। एक क्लाइंट चाह रहा है कि भाई आप होम पेज सेक्शन एडिट करो और जो ईच फ्लिपकार्ट जो है फ्लिप बॉक्सेस हैं उस पर जो फ्लिप ओवर जो टेक्स्ट है वो उसके फ्रंट पे लगाओ और जो फ्रंट पे जो टेक्स्ट है उसके नीचे लिख दो के फ्लिप ओवर, ताकि जो भी यूज़र है वो जब व्यू करेगा पेज तो उसे जब वो फ्लिप ओवर देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगी कि माउस ओवर करने से वो फ्लिप ओवर होता है और पीछे का टेक्स्ट आगे आता है। तो उसने चैट जीपीटी मुझे ये भी समझा दिया कि वो क्या करना चाह रहा है और क्यों करना चाह रहा है। तो आई फेल्ट रियली डम कि यार मतलब मुझे समझ में नहीं आई, चैट जीपीटी को समझ में आ गई। तो इस तरह अगर क्लाइंट की कोई आपको बात समझ में नहीं आती है आप इस तरह चैट जीपीटी से इस तरह पूछ सकते हो और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि फिर आप क्लाइंट से जाके पूछोगे तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, फिर क्लाइंट भी कहेगा कि यार इतनी सिंपल सी चीज़ भेजी इसको समझ में नहीं आई, वो टाइम थोड़ा सा उसमें वेस्ट होगा। तो इस तरह अगर आप चैट जीपीटी से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप चैट जीपीटी से पहले पूछ लें, टाइम बचाएं, क्लाइंट भी खुश हो जाएगा कि भाई हाँ मेरा टाइम जो है बच गया और उसने फ़ौरन चीज़ समझ ली और कर दी। तो इस तरह आपको इस तरह फ़ायदा भी हो सकता है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन से भी आप बच जाएंगे, टाइम भी सेव होगा और आपका क्लाइंट का काम भी जो है वो जल्दी से हो जाएगा। अच्छा, मुझे ना कोड लिखना था यूजिंग अपवर्क एपीआई, ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट था। तो मैं ये फाइंड करना चाह रहा था कि एक कैटेगरी में कितनी एक्टिव जॉब्स हैं। जैसे मैं पीएच वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में देखना चाह रहा हूँ कि आज कितनी जॉब्स हैं, या मैं किसी भी कैटेगरी में देखना चाह रहा हूँ कि टोटल कितनी जॉब्स हैं एक्टिव जॉब्स हैं एट अ टाइम, ताकि मुझे उससे अंदाज़ा हो कि भाई इस वक्त अपवर्क पे कौन सा स्किल है जिस पे ज़्यादा जॉब्स हैं। बेसिकली आप लोगों के लिए कुछ बनाना चाह रहा था मैं, तो ये फाइंड करना चाह रहा था कि कितनी जॉब्स हैं अपवर्क की एक कैटेगरी में, और ताकि उसे अंदाज़ा हो कि भाई कौन सा स्किल है जो इस वक्त काफ़ी इन डिमांड है जिस पे बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं। मुझे इस तरह की कोई चीज़ मिली नहीं थी तो मैंने जो है वो सोचा कि खुद ही देख लेता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मुझे बता दीजिएगा। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई हाउ टू राइट अ पीएचपी कोड यूजिंग द अपवर्क एपीआई टू फाइंड नंबर ऑफ जॉब्स इन अ कैटेगरी। तो उसने वो सारा मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि भाई आपको क्लाइंट एपीआई एसटी को इंस्टॉल करना है, फिर आपको जो है वो अपनी क्या कहते हैं कीज़ जनरेट करनी है, फिर आपको ये कोड लिखना है और उससे जो है वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये जो एपीआई है यूज़ कर रहा है, ये रेस्ट एपीआई है जो अपवर्क मेरे ख्याल में दिसंबर में कह रहा है कि इसको ख़त्म कर देगा और ग्राफ जो है वो क्यूएल की तरफ चला जाएगा। तो मैंने इससे पूछा कि व्हाट इज़ ग्राफ क्यूएल, तो उसने ये एक्सप्लेन कर दिया, उसको पता था कि क्या है। फिर मैंने क्या कि वाज द अपर कोड यू रोट अबव इज रिटन एज ग्राफ क्यूएल, उसने कहा कि नहीं वो रेस्ट एपीआई यूज़ कर रहा है और मुझे नहीं पता कि क्योंकि मेरा डेटा सितंबर 2021 तक है, तो तब तक अपवर्क जो है रेस्ट फुल एपीआई यूज़ कर रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि भाई वो ग्राफ क्यूएल एपीआई यूज़ करता है कि नहीं करता। जो बिल्कुल सही कह रहा है वो बाद में आई थी। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई इसका मतलब मुझे डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी और कोड लिखना पड़ेगा, इसको नहीं पता। लेकिन क्योंकि मेरे पास चैट जीपीटी प्लस था तो मैंने उससे कहा कि भाई हाउ कैन आई राइट अ कोड इज एज ग्राफ क्यूएल, और उसको मैंने डॉक्यूमेंटेशन दे दी कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन है, खुद पढ़ खुद कर। तो उसने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, फिर इंस्ट्रक्शन सारी मुझे बताएं क्या क्या करना है और फिर उसने कोड भी लिख के दे दिया। अच्छा, इसको इम्प्लीमेंटेशन तो खैर मुझे ही करनी है, लेकिन इसने आप देखें मेरा कितना टाइम बचा दिया। पूरी डॉक्यूमेंटेशन मुझे पढ़नी पड़ती और फिर ट्रायल एंड एरर होता, और लेकिन इसने पूरा मुझे कोड लिख के दिया। अब सिर्फ इम्प्लीमेंट मुझे करना है, वो ज़्यादा मैं ही करूँगा।
ठीक है, लोग कहते हैं AI आपकी जॉब ले लेगा, तो कैसे लेगा, वो इम्प्लीमेंट तो भाई आप ही को करनी है चीज़। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन अपने स्किल के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो आप ये इंस्ट्रक्शंस भी इसको नहीं दे सकेंगे सही तरह, और आउटपुट जो आपको चाहिए वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब इससे देखें, लेट्स से आप एक डेवलपर हैं और सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं या वैसे फ्रीलांस करते हैं, वो क्लाइंट आपके पास आता है, कोई नई चीज़ लेके आता है कि भाई ये नई API है, इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, तुम जो है वो काम करके दो हमें जल्दी से। तो आप अगर मैनुअली काम करने बैठेंगे तो काफ़ी उसमें टाइम लग जाएगा नई चीज़ें। तो अगर इसी तरह आप ChatGPT को यूज़ करें, उससे डॉक्यूमेंटेशन पढ़वाएं और उससे कोड लिखवाएं, तो आप कितनी जल्दी काम कर सकेंगे और अपने मतलब क्लाइंट को या अपने जो आपके जो टीम लीड हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, या जो मैनेजर हैं, उनको आप किस तरह इम्प्रेस कर देंगे और आपका करियर जो है किस तरह जो है वो आगे जो है बढ़ेगा। तो ये इस तरह आप ChatGPT को अगर प्रोडक्टिवली यूज़ करें अपने कामों में, तो यू नो कि आपको काफ़ी अपने करियर में फ़ायदा भी होगा, आप सीखेंगे भी बहुत ज़्यादा, और जो है वो इस तरह जो है आप पर यही फ्यूचर है। आप अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे, कोई और यूज़ करेगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, लोग फिर आपको कहेंगे कि भाई तुम इतनी स्लो काम करते हो, क्या हो गया, वो देखो अगला बंदा कितनी तेज़ काम कर रहा है, यू नो। तो अगला बंदा अगर तेज़ काम कर रहा है, तो यार वो ChatGPT यूज़ कर रहा है, AI का फ़ायदा उठा रहा है, मतलब कुछ तो वो डिफरेंट कर रहा है ना आपके साथ। तो इस वजह से आप जो है AI को इस्तेमाल करना शुरू करें। ChatGPT की तो अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन और भी AI टूल्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप, तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। तो अगर आपको compete करना है मार्केट में दूसरों से, तो स्टार्ट यूजिंग AI। और ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको इतनी ज़्यादा, तो आई एम श्योर कि अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह एक रियल लाइफ सिनेरियोस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने का एंड तक बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा। मुझे तो बड़ा मज़ा आया वीडियो बनाने में। आई होप कि आपको भी देखने में मज़ा आया होगा।